आपकी यही प्रॉब्लम है ना कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता, या आप जिनको पढ़ाते हैं उनके साथ में भी सेम समस्या है क्या? फोकस की, फोकस हो ही नहीं पाता, फोकस लग ही नहीं पाता, कंसंट्रेशन होता ही नहीं है। आप चाहे टीचर हों, आप चाहे पेरेंट हों, आप दोनों ही इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। एज ए स्टूडेंट हर बच्चा इस बात को फील कर सकता है कि वो पढ़ाई में बहुत लंबे समय तक ना फोकस कर पाता है ना कंसंट्रेशन कर पाता है। आइए समझते हैं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका है, हमारा जो मेथड है वो है मेमोराइजेशन बेस्ड, मेमोरी बेस्ड। ये पढ़ने के तरीके की वजह से ना फोकस रहता ना कंसंट्रेशन रहता। अब इसको और गहराई से समझते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप छोटे थे, जब आप पढ़ाई करते थे एज अ टीचर या पेरेंट, आप जब छोटे थे, आप जब किसी क्लास को अटेंड कर रहे होते थे, कोई लेक्चर सुन रहे होते थे, कोई पीरियड में बैठे होते थे, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते थे और टीचर आपको पढ़ा रहे होते थे, तो क्या आपका मन लगता था पढ़ाई में? क्या आप फोकस्ड रहते थे? क्या आप कंसंट्रेट हो पाते थे? क्या आपका कंसंट्रेशन हो पाता था पढ़ाई को लेकर, जो भी आप पढ़ रहे होते थे, जो भी आप याद कर रहे होते थे? तो 99.9% लोग कहेंगे नहीं होता था। तो यानी प्रॉब्लम तो आपके टाइम पर भी थी, प्रॉब्लम तो आपके साथ में भी थी, वही प्रॉब्लम आज के बच्चों में भी है। तो आपको आज के बच्चों की प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम से आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे। अगर आप अपनी प्रॉब्लम से उसे रिलेट कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बस एज बदल गई है, बस लोग बदल गए हैं, इसके अलावा प्रॉब्लम जो पहले थी वो आज भी है, जो समस्याएं पहले थी वही आज भी है। और वो इस वजह से है क्योंकि हमारा जो पढ़ाई करने का मेथड है, जो तरीका है, वो जो पहले था आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, वही आज भी है। उसमें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव आया नहीं है। हाँ, मटेरियल के तौर पे तो बहुत चेंजेस आए हैं। आज ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, आज वीडियो के फॉर्मेट में सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, टॉपिक्स अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बाद भी हम पढ़ाई करने के तरीके को नहीं बदल पाए। हमने मटेरियल पे फोकस किया, हमने मटेरियल बदल दिया, हमने मटेरियल को बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया, बहुत क्वालिटी वाला कर दिया, लेकिन हम मेथड को नहीं बदल पाए। इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये ठीक ऐसा ही है कि अगर किसी चीज़ की विधि को नहीं बदला जाएगा तो उस विधि से जो चीज़ होनी थी वो होके रहेगी। अगर कोई कश्मीर जाने वाली ट्रेन है और मैं मिन्नत मांगूँ कि मैं किसी तरह दिल्ली पहुंच जाऊं, जबकि कश्मीर इधर है और दिल्ली इधर है, तो मैं कभी कश्मीर पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ट्रेन तो दिल्ली वाली है ना। अब वो चाहे बुलेट ट्रेन हो, वो चाहे मेट्रो हो, या चाहे वो कोई दूसरी ट्रेन हो। तो कहने का मतलब क्या कि मटेरियल कैसा भी हो, मटेरियल कितना अच्छा, खराब, हाईली सिंप्लीफाइड या हाईली कॉम्प्लेक्स हो, अगर मेथड सही नहीं है, अगर विधि सही नहीं है, तो वो आपको उसी जगह ले जाएगी जहाँ पर आज तक ले जाती आई है। और हमारी विधि ये कहती है कि आज से 20 साल पहले भी लोगों का पढ़ाई में मन नहीं था, फोकस कंसंट्रेशन नहीं था, आज से 40 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो हमें विधि को बदलने की ज़रूरत है, हमें हमारे पढ़ाई करने के, पढ़ाने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। ये तरीका क्या है? मेमोराइजिंग वाला तरीका। मेमोराइजिंग वाला तरीका माने लेक्चर बेस्ड सिस्टम। एक टीचर क्लास में आते हैं, लेक्चर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, और वो एक्सप्लेनेशन बच्चे सुनते हैं। यही चीज़ घर पर भी होती है। पेरेंट बच्चों को बहुत अच्छे से लेक्चर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, समझाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वीडियो कोर्सेज में, हर जगह आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, और वो है लेक्चर बेस्ड सिस्टम, एक्सप्लेनेशन बेस्ड मेथड। जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि एक शिक्षक धर्म ही यही है, किसी को पढ़ाने का धर्म ही यही है, किसी को पढ़ाने का मतलब ही यही है कि हम उसे एक्सप्लेन करें, उसे हम लेक्चर दें। जबकि ये सच्चाई पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी को सुनते हैं, जब भी आप किसी को सुनते हैं, जब भी आप किसी का लेक्चर अटेंड करते हैं, जब भी कोई सामने से बोल रहा होता है और आप सिर्फ उसे सुन रहे होते हैं, तो आप कभी भी पूरी तरह से फोकस और अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ में वो सुन ही नहीं सकते, और बहुत लंबे समय तक तो खास तौर से नहीं सुन सकते। ये ठीक ऐसा ही है कि जैसे एज अ पेरेंट या एज अ टीचर अगर कोई मेरे सामने बैठे हों और मैं उनको डेली 5 घंटे कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करता रहूँ, तो पहले दिन हो सकता है अच्छा लगे, दूसरे दिन हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन तीसरे दिन से वो बोर करने लग जाएगा। और 5 घंटे तो वो बिल्कुल ही नहीं सुन सकते। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम कैपेसिटी होती है लोगों की। यही चीज़ आपके बच्चे के साथ में भी है। तो आपको ये चीज़ बदलनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ करना बंद करना पड़ेगा। स्कूलों में जब तक टीचर्स एक्सप्लेन करके देते रहेंगे, जब तक टीचर्स लेक्चर देते रहेंगे, तब तक बच्चे की समझ का विकास नहीं हो सकता, तब तक बच्चा फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई नहीं कर सकता, उसका फोकस आप नहीं बढ़ा सकते। हाँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके, ट्रिक्स आप अपना सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत असर आए, लेकिन वो हाईली इफेक्टिव नहीं होंगे, वो परमानेंट नहीं होंगे, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म के लिए वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके बच्चे का फोकस बढ़े, अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो कंसंट्रेटेड रहे, और सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं बल्कि
जीवन पर्यंत बहुत लंबे समय तक लगभग हर काम में, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक काम जिसे बोलते हैं, उसको कराना है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी माने ये वो सेल्फ स्टडी नहीं है जो बच्चे घर पर करते हैं या जो आप करवाते हैं, ये वो सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। बिल्कुल एक यूनिक, अद्भुत, अनोखा मेथड। क्या है ये सेल्फ स्टडी का मेथड? जैसे हमने बात करी कि पुराना मेथड मेमोराइजिंग बेस्ड था, ऐसे ही ये वाला जो सेल्फ स्टडी का पैटर्न है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग बेस्ड। यानी ये इस बात पर फोकस नहीं करता कि आपको कितना याद है, आपकी मेमोरी में कितना है, इस बात पर फोकस करता है कि आप प्रोसेस कितना अच्छा कर सकते हैं, आप कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हैं। ये मटेरियल बेस्ड हो सकता है, इसमें मटेरियल का बहुत बड़ा रोल होता है मेमोराइजिंग में, लेकिन प्रोसेसिंग में मेथड का सबसे बड़ा रोल है। मेमोराइजिंग वाले पैटर्न में हर टीचर का काम लेक्चर देने का, एक्सप्लेनेशन का है। प्रोसेसिंग के मेथड में ना टीचर को एक्सप्लेन करना है, ना टीचर को लेक्चर देना है, ना पेरेंट को समझाना है, ना पेरेंट को एक्सप्लेन करना है, ना पेरेंट को लेक्चर देना है। यहाँ पे बिल्कुल अलग है। क्या इस मेथड में टीचर ये सारे काम करते हैं, प्रोसेसिंग में यहाँ ये सारे काम स्टूडेंट करते हैं। क्या क्या करते हैं? अगर रीड करना होगा तो भी कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। एक्सप्लेन करना होगा, लेक्चर देना होगा तो वो भी कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। समझना होगा किसी चीज़ को तो वो भी कौन करेगा? बच्चा करेगा। किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना होगा तो भी कौन करेगा? बच्चा करेगा। किसी चीज़ को आंसर करना होगा तो भी कौन करेगा? बच्चा करेगा। बोर्ड पर भी अगर कोई आएगा तो कौन आएगा? बच्चा आएगा। वीडियो भी बनेगा किसी का तो किसका बनेगा? बच्चे का बनेगा। यानी कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट में बच्चा होता है, जबकि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है जो अभी हिंदुस्तान के 99.9% स्कूलों में चल रहा है, वहाँ पे सेंटर में टीचर होता है। टीचर जो समझाएंगे बच्चे वो सुनेंगे, टीचर जो पढ़ाएंगे बच्चे उसको पढ़ेंगे, टीचर जैसा करवाएंगे बच्चे वैसा करेंगे। यानी टीचर लीडर की तरह काम करते हैं और बच्चे इनके फॉलोवर बन के रहते हैं। टीचर आगे आगे, स्टूडेंट पीछे पीछे, जैसा टीचर ने कहा है वैसे उसको फॉलो करते रहते हैं। अब एक बात समझिए यहाँ पर कि अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग के 15 से 20 साल इस पूरे स्कूली सिस्टम में, क्लास नर्सरी से 12 तक में, अगर उसको फॉलोवर बनने की ट्रेनिंग मिलेगी तो आगे चलकर अपनी लाइफ में वो क्या बनेगा? यकीनन वो फॉलोवर ही बनेगा, क्योंकि आपने नींव में उसको फॉलोवर बनने की सीख दी है, क्योंकि आपने उसकी नींव में, उसकी फाउंडेशन में आपने उसको फॉलोइंग का मेथड दिया है कि टीचर जैसा कह रहे हैं वैसा आपको करना है, टीचर जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा आपको पढ़ना है, टीचर जैसा सुना रहे हैं वैसा आपको सुनना है, टीचर जैसा लिखा रहे हैं वैसा आपको लिखना है। टीचर जो कराएंगे वो आप करेंगे, जब तक टीचर नहीं कराएंगे तब तक आप करेंगे नहीं। टीचर जैसा जैसा कराते जाएंगे, टीचर जितना जितना कराते जाएंगे आप उतना उतना करते जाएंगे, उतना उतना आगे बढ़ते जाएंगे। बस ये जो फॉलोअर बनाने का तरीका है ना, कि टीचर आगे आगे बच्चा पीछे पीछे, यही हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। यही तरीका हिंदुस्तान का फेलियर मेथड है, मेमोराइजेशन का मेथड है, जो हिंदुस्तान को पीछे की ओर धकेलता चला जा रहा है, जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगने दे रहा, जो बच्चों को फोकस नहीं करने दे रहा, जो बच्चों को कंसंट्रेशन नहीं करने दे पा रहा, जिसकी वजह से ये पूरी पढ़ने पढ़ाने की समस्या फेस करनी पड़ रही है सभी लोगों को। जब तक कोई आगे रहेगा और बच्चा उसको फॉलो करता रहेगा तब तक ये फॉलोवर ही बन के रहेगा। और फॉलोवर जो व्यक्ति होता है उसको कभी कोई मज़ा नहीं आता, जो व्यक्ति फॉलोवर होता है उसके पास कभी किसी तरह की एनर्जी नहीं होती। जब तक कोई बच्चा फॉलोवर होगा, जब तक कोई इंसान फॉलोवर होगा, तब तक उसके पास किसी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक उसके अंदर किसी तरह की ताकत नहीं होगी कोई डिसीजन लेने की, कोई प्लानिंग करने की, आगे का देखने की, आगे का सोचने की और समझने की। ना तो फॉलोवर कुछ सोचना जानता होता है और ना फॉलोवर कुछ समझना जानता होता है। ये दोनों ही गुण फॉलोवर से छीन लिए जाते हैं और ये दोनों ही गुण मिल जाते हैं किसको? लीडर को। लीडर आगे आगे चल रहा है ना, तो सोचेगा भी कौन? लीडर यानी टीचर। तो समझेगा भी कौन? लीडर यानी टीचर। तो कायदे में सोचना समझना सीखना किसको था? बच्चे को। लेकिन कर कौन रहा है यहाँ पे? टीचर। और क्योंकि टीचर ही सोच रहा है, क्योंकि टीचर ही समझ रहा है और टीचर ही समझा रहा है, और वहाँ पे बच्चे का कोई रोल है ही नहीं, तो जिसका रोल ही नहीं है उसका फोकस कैसे बढ़ सकता है, उसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कैसे डेवलप हो सकती है, उसकी प्रोसेसिंग पावर कैसे डेवलप हो सकती है? हो ही नहीं सकती और हो भी नहीं रही है। आप हिंदुस्तान की 99.9% स्कूलों में चले जाइए, वहाँ पे जाके बच्चों को देख लीजिए, आप पाएंगे मैक्सिमम बच्चों को फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉलोअर बनाया जा रहा है उन्हें, वो किसी ना किसी का पीछा कर रहे हैं, वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। फॉलोअर बनने का मतलब है किसी पर डिपेंड होना, निर्भर होना, आश्रित होना। और स्कूलों में बच्चे किस पर डिपेंड है? टीचर पर डिपेंड है। बचपन से उसको सिखाया जाता है कि किसी दूसरे का हाथ पकड़ो, कोई दूसरा तुम्हें आगे आगे राह पर लेकर जाएगा और तुम्हें उसकी राह पर चलना है। इसका मतलब हम ये बताते हैं कि बच्चा खुद से नहीं कर सकता।
15 से 20 साल हमने उसको ये ट्रेनिंग दी कि तो तुम्हें कोई आगे आगे लेके चलेगा, तुम किसी के पीछे पीछे चलोगे। और 20 साल बाद जब बच्चा मार्केट में जाता है, बड़ा होता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, तो उसको पता चलता है कि ये तो दुनिया उन लोगों के लिए है जो अपने पैरों पे खुद चल सकते हैं। यहाँ पे तो कोई राह दिखाने वाला है नहीं, आपको खुद अपनी राह तय करनी है, आपको खुद अपना रास्ता चुनना है। जब आपने 15 से 20 साल उसको अपना रास्ता चुनने का तरीका ही नहीं सिखाया, जब आपने उसको ये सिखाया ही नहीं कि खुद से कैसे अपनी राह बनाई जाती है, तो 20 से 25 साल के बाद आप उसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी रास्ता खुद ढूंढ लेगा, अपनी राह खुद ढूंढ लेगा। और ये प्रमाण है हिंदुस्तान का इतना बड़ा युवा बेरोजगार होना कि वो अपनी राह खुद नहीं ढूंढ पा रहा है, वो अपनी राह खुद नहीं बना पा रहा है। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संख्या में युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, वो कोचिंगों के अंदर भरा हुआ है, वो वहाँ पर जाकर लेक्चर अटेंड कर रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है। 20, 25, 28, 30 की उम्र के बाद भी वो इस उम्मीद में है कि जो लोग उसे बचपन में राह दिखाते थे, 15 से 20 साल जिन्होंने उसको राह दिखाई, हो सकता है वो अब भी उसको राह दिखाएं। लेकिन अधिकांश हिस्सा, लगभग 99% लोगों को कोई राह दिखाई नहीं पड़ती, उसके बावजूद भी वो उसी सर्कल में घूमते रह जाते हैं, बस उसी फेलियर के मेथड में बस डूब के रह जाते हैं, उसी फेलियर के मेथड में बोझ तले दबते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि अपनी राह खुद कैसे ढूंढनी थी, उनको ये सिखाया ही नहीं गया कि अपनी राह खुद कैसे बनाई जाती है, उनको इंडिपेंडेंट बनाया ही नहीं गया, उनको आत्मनिर्भर बनाया ही नहीं गया। और अगर ये मेथड इसी तरह चलता रहेगा तो आगे और इसके आगे जितनी पीढ़ियां हैं वो सब निर्भर होती चली जाएंगी, आश्रित होती चली जाएंगी, और ये बेरोजगारी का आंकड़ा, ये निर्भरता का आंकड़ा इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं चाहते, अगर आप अपने स्कूल के लिए ऐसा नहीं चाहते, अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं चाहते, तो आपको ये मेथड बदलना होगा, आपको ये मेथड चेंज करना होगा। आपको मटेरियल कितना भी अच्छा मिल जाए, कितना उसमें आप उसको सिंप्लीफाइड कर दें, मटेरियल आप कितना ही बढ़ा दें, घटा दें, इससे कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। मटेरियल वैल्यू नहीं रखता है, वैल्यू रखता है मेथड। अगर विधि सही होगी तो विधान बिल्कुल सही होगा, अगर विधि गलत है तो उसका विधान कभी सही हो ही नहीं सकता है। हम विधि को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक करने में लगे हुए हैं। हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में लगे हुए हैं, हम स्कूल के जो बाहरी पूरा स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, हम मटेरियल को ठीक करने में लगे हुए हैं, हम बुक्स को ठीक करने में लगे हुए हैं, हम टॉपिक्स को ठीक करने में लगे हुए हैं, हम चैप्टर्स को घटाने बढ़ाने में लगे हुए हैं, हम एग्जाम पैटर्न को ठीक करने में, घटाने बढ़ाने जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन किसी का भी ध्यान पढ़ने पढ़ाने के तरीके के ऊपर है ही नहीं। हम फोकस ही नहीं कर पाते कि सही मायने में पढ़ने पढ़ाने का तरीका होना क्या चाहिए और इस समय है क्या। और जब तक ये पढ़ने पढ़ाने के तरीके को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक इसका विधान बदलने वाला नहीं है। इसी विधि को बदलने की हम बात कर रहे हैं, और मेरी जितनी वीडियोज़ हैं उन सब में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी जिनसे आप विधि में परिवर्तन क्या ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, उसका आपको अंदाज़ा लगेगा। इसी में आगे बात करते हैं कि जब तक बच्चों को फॉलोअर बनाया जाएगा, डिपेंडेंट बनाया जाएगा, तब तक बात नहीं बनने वाली। बच्चों को आपको लीडर बनाना पड़ेगा। हर बच्चा अपने आप में लीडर बने। अगर हर बच्चे को हम लीडर बना पाएँ तो हर बच्चे का फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और उसकी नॉलेज तो बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सोच कर बताइए मुझे, एक क्लास में 40 बच्चे हैं और एक टीचर है। क्लास में कोई भी काम होना है, इसका डिसीजन कौन लेता है? बच्चे या टीचर? कौन लेता है डिसीजन? टीचर। कोई भी चैप्टर, क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? टीचर। प्लानिंग कौन लेते हैं क्लास में कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्लास में क्या क्या चीज़ें होनी, इसकी प्लानिंग कौन बनाता है? टीचर। तो मुझे बताइए, डिसीजन अगर टीचर ले रहे हैं, प्लानिंग अगर टीचर बना रहे हैं, तो ये डिसीजन लेना किसको आएगा, ये प्लानिंग बनाना किसको आएगा? क्या टीचर के डिसीजन लेने से, टीचर के प्लानिंग बनाने से बच्चे को प्लानिंग बनानी आ जाएगी, डिसीजन बनाना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं चाय बना रहा हूँ तो मुझे चाय बनाना आएगा, किसी दूसरे को नहीं आएगा। जो काम मैं कर रहा हूँ वो मुझे आएगा, जो काम दूसरा कर रहा है वो दूसरे को आएगा। इसी तरह अगर क्लास में डिसीजन और प्लानिंग टीचर बनाते रहेंगे तो टीचर को आएगी, और अगर टीचर बच्चों से बनवाते होंगे, अगर टीचर बच्चों को डिसाइड करने देते होंगे, अगर बच्चे प्लान करते होंगे तो बच्चे को करनी आएगी। लेकिन हिंदुस्तान के 99.9% स्कूलों में, हिंदुस्तान के 99.9% घरों में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो पेरेंट के द्वारा लिए जाते हैं, उसमें बच्चे शामिल ही नहीं होते। क्लास में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो टीचर के होते हैं, उसमें बच्चे शामिल ही नहीं होते। जितनी प्लानिंग की जाती है उसमें टीचर का रोल होता है, पेरेंट का रोल होता है, बच्चों का कोई रोल होता ही नहीं। इसीलिए बच्चे अपनी लाइफ में ना तो डिसीजन लेने जितने कैपेबल हो पाते, ना प्लान करने जितने कैपेबल हो पाते। तीसरी बात समझिए, जो डिसीजन लेगा उसी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम अपनी लाइफ में जिस भी तरह का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर डिसीजन टीचर ले रहे हैं, पेरेंट ले रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन बनेगा? यही लोग बनेंगे। जबकि बनना किसको था, हमें ये सिखाना किसको था रिस्पॉन्सिबल बनना? स्टूडेंट को। और क्योंकि
डिसीजन पेरेंट लेते हैं क्योंकि घरों में, क्योंकि डिसीजन टीचर्स लेते हैं क्लासरूम में, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके अंदर डेवलप होती है, टीचर्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर में। और कॉन्फिडेंस भी किसके अंदर डेवलप होता है, टीचर्स के अंदर में, पेरेंट्स के अंदर में। बच्चों के अंदर होता ही नहीं, क्योंकि हम ना डिसीजन लेना, ना प्लानिंग करना, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ना कॉन्फिडेंस डेवलप करना, ये सब कुछ हम खुद ही कर करके देते जा रहे हैं, हम खुद ही फीड करते चले जा रहे हैं, स्पून फीडिंग हम करते चले जा रहे हैं, और हम बच्चे को इनकेपेबल बनाते चले जा रहे हैं, हम उसके दिमाग में बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं, और फिर हम ये बाद में कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे बच्चे के अंदर फोकस नहीं है, मेरे बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन नहीं है। तो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, कमी बच्चे की बिल्कुल भी नहीं है, कमी है इस मेथड की, जो मेथड हिंदुस्तान में चल रहा है। कमी है इस मेथड की जिसे बोलते हैं मेमोराइजिंग, जिसे बोलते हैं याद करने का तरीका। कमी है इस लेक्चर बेस्ड तरीके की, इस लेक्चर बेस्ड पेडागॉजी की, जहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पर हम समझाते हैं, जहाँ पर हम आगे रहते हैं और बच्चा पीछे रहता है। क्लासरूम में बच्चे को आगे रखना है, अपने घर में बच्चे को आगे रखना है, क्लासरूम में हर बच्चे को एज अ लीडर देखना है, घर पे हर बच्चे को एज अ लीडर डेवलप करना है। और जब तक बच्चे को मौका नहीं मिलेगा तब तक वो डेवलप हो नहीं पाएगा। तो अगर आप घर पे डिसीजन लेते हैं कोई भी, बच्चे को शामिल करें, क्लासरूम के अंदर में बच्चे को शामिल करें। आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, बच्चे को शामिल करें, बच्चा उसमें इंक्लूड हो। अगर बच्चा इंक्लूड होगा तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनेगा, कॉन्फिडेंट बनेगा। और अगर बच्चा खुद से करने लगेगा, अगर बच्चे ने डिसीजन खुद लिया होगा, अगर बच्चा खुद प्लानिंग करेगा, तो जो लोग खुद डिसीजन लेते हैं, जो लोग खुद प्लानिंग करते हैं, उनका फोकस ऑटोमेटिकली होता ही बढ़ता है। वो अपने काम में फोकस्ड होते ही होते हैं। वही लोग फोकस नहीं हैं जिनका डिसीजन खुद का नहीं था, जो डिसीजन में खुद शामिल नहीं थे। जब भी हम किसी के ऊपर काम थोपते हैं, जब भी हम किसी दूसरे को काम बताते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, और दूसरा उस काम को सुनता है और दूसरे का उस काम में डिसीजन नहीं होता, वो कभी भी पूरे मन से, फोकस के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में उस काम को कर ही नहीं पाएगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस काम को करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिसीजन तो उसका था नहीं। जिसका डिसीजन होता है वो आगे आगे बढ़ता है, वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, वो अपना सब कुछ झोंक देता है उसके अंदर में। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपनी पूरी एनर्जी के साथ में पढ़ाई करे, पूरा मन लगा करके पढ़ाई करे, फोकस्ड होकर, कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करे, कॉन्फिडेंट होकर के पढ़ाई करे, तो उसके लिए आपको बच्चे को डिसीजन लेने देना होगा कि वो डिसीजन ले कि उसको क्या पढ़ना है, वो डिसीजन ले उसको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो डिसीजन ले कि उसको कैसे पढ़ना है, वो प्लान करे खुद कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्लासरूम के अंदर टीचर के सामने वो डिसाइड करे। एक और चीज़ यहाँ पे समझिए इसको, और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपके लिए कि टीचर को हम लीडर कैसे कह रहे हैं, पेरेंट को हम लीडर और बच्चे को फॉलोअर कैसे कह रहे हैं, कैसे हम कह रहे हैं कि बच्चे को हम डिपेंडेंट बना रहे हैं। समझिए इस बात को। एक होता है फ्रंट सपोर्ट, ठीक, और एक होता है बैक सपोर्ट। आप मुझे बता सकते हैं एक टीचर का, एक पेरेंट का काम क्या है, फ्रंट सपोर्ट करने का या बैक सपोर्ट करने का? यकीनन हर टीचर का, हर पेरेंट का काम है बैक सपोर्ट करने का। बच्चे आगे आगे रहे और टीचर या पेरेंट खुद पीछे रहें, केयर टेकिंग के लिए देखते रहें। लेकिन हमारे स्कूलों में, क्लासरूम के अंदर में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उसमें टीचर फ्रंट सपोर्ट करते हैं या बैक सपोर्ट करते हैं? फ्रंट सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि वो फ्रंट से सब कुछ करके देते जा रहे हैं, क्योंकि वो फ्रंट से सब कुछ फीड करते चले जा रहे हैं, इसीलिए बच्चों के पास में वो फोकस, वो कंसंट्रेशन, वो एनर्जी, वो पढ़ाई में मन हो ही नहीं रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का फोकस बढ़े, अगर आप चाहते हैं बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़े, अगर आप चाहते हैं बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, तो आप बैक पर आ जाइए, फ्रंट में बच्चे को आने दीजिए, बच्चे को आगे आने दीजिए, बच्चे को करने दीजिए, उसको प्रेरित करिए, इंस्पायर करिए कि वो खुद से पढ़े, खुद से करे क्लासरूम के अंदर, घर पे नहीं। आप उसको ये इंस्ट्रक्ट मत करिए कि बेटा घर पे जाके सेल्फ स्टडी कर लेना, घर पे जाके खुद पढ़ लेना, बिल्कुल भी नहीं। अपने सामने उसको बोले कि आपका जो मन हो वो चैप्टर निकालो, आपका जो मन हो वो टॉपिक निकालो, उस टॉपिक को आप पढ़ना। और क्योंकि क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 का मन अलग अलग होगा, 40 के 40 का डिसीजन बिल्कुल अलग अलग होगा। तो हर बच्चा अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करे। मुझे एक बात बताइए, आप अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं या दूसरे के हिसाब से? जाहिर सी बात है अपने हिसाब से। तो बच्चे भी किसके हिसाब से जीना चाहते होंगे? अपने हिसाब से। लेकिन क्लासरूम में उस 40 मिनट के पीरियड में 40 बच्चे और एक टीचर के इस रेशियो में, इस पूरे खेल में बच्चे किसके हिसाब से जीते हैं 40 मिनट? टीचर के हिसाब से। टीचर जैसा कहेंगे वैसा बच्चे करेंगे, टीचर का हिसाब चलेगा, टीचर जैसा इंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। घर में किसके हिसाब से जीते हैं बच्चे? पेरेंट के हिसाब से।
और क्योंकि हम बच्चों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम कराते हैं, इसीलिए वो शामिल ही नहीं होते उस चीज़ में, इसीलिए उनका मन लगता ही नहीं, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल होते ही नहीं उस चीज़ के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हों, वो खुद जिम्मेदारी लें और वो खुद फोकस कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करें या कोई भी काम को करें, तो उनको डिसाइड करने दीजिए, उनको निर्णय लेने दीजिए, उनको खुद उस चीज़ में शामिल होने दीजिए। आप उनको शामिल करेंगे तो वो खुद बेहतर तरीके से उस काम को करेंगे, क्योंकि उनका अपना विवेक है। आप उसे शरीर के आधार पर जांच रहे हैं, आप उसे शरीर के आधार पर देख रहे हैं कि अब ये छोटा है, अभी इसकी उम्र इतनी है, अभी इसका कद इतना है। आप उसके शरीर को देख रहे हैं, आप उसकी चेतना को देख ही नहीं पा रहे, आप उसके कॉन्शियस लेवल को देख ही नहीं पा रहे, आप उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को जांच ही नहीं पा रहे। दो बातें होती है ना, एक होता है तन, एक होता है मन। मन से मेरा मतलब यहाँ पे विवेक से है, समझ से है, अंडरस्टैंडिंग से है, कॉन्शियसनेस से है। आप मुझे बता सकते हैं क्या ज़रूरी है जो तन की उम्र हो वही विवेक की, कॉन्शियसनेस की उम्र हो? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई तन से छोटा हो लेकिन समझदारी में बहुत बड़ा हो सकता है कोई शरीर से बहुत बड़ा हो लेकिन समझदारी में बहुत छोटा हो। तो आप बच्चे को तन के हिसाब से ना देखें, उसके शरीर के हिसाब से ना देखें कि छोटा है या बड़ा है, उसको उसकी समझ के आधार पर देखें, उसके कॉन्शियस लेवल के आधार पर देखें। और अगर आप उसकी समझ के स्तर को जांच पाएंगे, अगर आप उसके कॉन्शियस लेवल को देख पाएंगे, उसकी चेतना के स्तर को, उसकी चेतन्यता को जांच पाएंगे, तो आप सही मायने में उसको शामिल कर पाएंगे उसके हर काम के। तब आप ये पाएंगे कि हर बच्चे में असीम ताकत है, असीम क्षमता है, जिसे आप रोक रहे हैं जाने अनजाने में, जिसे आपकी वजह से बाधक बन रही है वो अपनी फुल मैक्सिमम कैपेसिटी में आने में। क्यों? क्योंकि आप अपने हिसाब से उसको चलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको वो दिशा देना चाहते हैं जो आपके मन में चल रही है, जो आप चाहते हैं, ना कि आप उसको समझना चाहते हैं। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, आपको पहले बच्चे को समझना चाहिए या उसको समझाना चाहिए? एक टीचर का काम पहले समझने का है, एक गुरु का काम पहले समझने का है, एक पेरेंट का काम पहले बच्चे को समझने का है या बच्चों को समझाने का? नो डाउट पहले बच्चे को समझने का। और अगर हम बच्चे को समझना शुरू कर देंगे, अगर हम उसे जानना शुरू कर देंगे, तो वो आपसे समझने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो आपके स्तर पर आकर आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा, वो आप में शामिल हो जाएगा और आप उसमें शामिल हो जाएंगे। तब दोनों का स्तर एक जैसा हो जाएगा और दोनों जो बात करेंगे वो सेम स्तर की होगी और दोनों का मन उसमें शामिल होगा, दोनों का डिसीजन उसमें शामिल होगा, दोनों की प्लानिंग उसमें शामिल होगी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर शामिल होगी। तो अगर उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, अगर वाकई उसको शामिल करना है इस पूरे खेल में, तो उसको समझने का काम करें, उसको समझाएं बाद में, पहले उसको समझें। और उसको समझने से पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। अगर आपको समझना आता है खुद को, तो ही आप उस बच्चे को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमें बच्चे को समझना है, बड़ी समस्या ये है कि पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा कि वाकई हम खुद को भी समझते हैं कि नहीं। अगर हम खुद को समझ जाएंगे तो हम बच्चे को भी आसानी से समझ जाएंगे, और बच्चे को अगर हमने एक बार समझ लिया तो हम दोनों का स्तर एक जैसा हो जाएगा, और फिर बच्चा हम में शामिल हो जाएगा, बच्चा हमारे हर काम में शामिल होगा, हमारे हर डिसीजन में शामिल होगा, हमारी हर प्लानिंग में शामिल होगा, हमारे हर काम में, हमारे हर विचार में शामिल होगा। वो उतना ही जिम्मेदार होगा जितने हमें, वो उतना ही भागीदार होगा जितने हमें, वो उतना ही ईमानदार होगा जितने हमें, वो उतना ही फोकस होकर के काम करेगा जितना हम चाहते हैं, वो उतना ही एनर्जेटिक होकर काम करेगा जितना हम करेंगे। तो अगर आप वाकई सारा कुछ चाहते हैं तो समझना शुरू करिए समझाने से पहले।